प्यारे बच्चों, आपका इस एपिसोड में पुनः स्वागत है। आप लोगों ने पिछले टर्म पे सामाजिक असमानता, बहिष्कृत समाज और उसके बाद में पूर्वाग्रह के बारे में आप लोग समझा था कि सामाजिक बहिष्कार क्या है, सामाजिक असमानता क्या है, किन किन लोगों में किस तरह से विभेद अपनाया गया है, इसके बारे में आप लोगों को इसमें बताया गया था कि सामाजिक असमानताएं क्या थी। इसी के जो अगला टॉपिक है वो अस्पृश्यता है। अस्पृश्यता एक शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर बनाई गई थी कि बहुत पहले कुछ लोगों के छू देने मात्र से कुछ लोग अशुद्ध हो जाते थे और उसके लिए वो धार्मिक पूजा पाठ कराते थे, उस आधार पर वो शुद्ध होते थे। ये आज से लगभग बहुत साल पहले तक ये मान्यताएं थी। अब धीरे धीरे ये कम हो गई है या नाम मात्र ही रह गया है, या मानसिकता के लेवल पे ही कुछ होगा, नहीं तो अब बहुत ही समाप्त हो गया है। जब से शिक्षा व्यवस्था आई है तो इसका धीरे धीरे बहुत हद तक समाप्त हो गया है। सभी लोग साथ बैठते उठते हैं तो ये धीरे धीरे समाप्त हो गई है। इसमें जैसे अस्पृश्यता, बहिष्कार की भावना थी कि तालाब से या कुओं से या पार्क में सभी लोगों को लिए खुला हुआ नहीं था, कुछ लोगों के लिए बंद किया गया था। तो उसके पीछे की शुद्धता और शुद्धता के आधार पे जो लोग छू देने मात्र से ही अशुद्ध हो जाते थे उसको अछूत कहा गया, अछूत जातियों में रखा गया था उन लोगों को। फिर इसी के आधार पे कुछ लोग शोषण भी करते थे, कुछ अनादर की भी भावना उन लोगों में दिखलाई देती थी। हम लोगों के समय में ये लगभग देखने में नहीं है, धीरे धीरे समाप्त की ओर ही है। इसके आगे फिर इस पे सबसे पहले साइमन कमीशन ने अछूत जातियों के काउंटिंग के लिए, गणना के लिए कमीशन में उनका भी चर्चा है, जिसमें इन लोगों को, अछूत जातियों को, उन लोगों ने अनुसूचित जातियां कहा है। फिर उसके बाद से ज्योतिबा भाव फुले ने इसको दलित जातियां कहा है। जो हिंदू समाज में सबसे नीचे तबके में थे उसको ज्योतिबा भाव फुले ने दलित जातियां कहा है। उसके बाद से आगे फट्टन ने, जो समाजशास्त्री या मानव शास्त्री रहे हैं, तो उन्होंने इसको हिंदू समाज से सबसे बाहरी जाति थी, इसको उन्होंने कह दिया है कि बाहरी जातियां। फिर इसी तरह से महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे लोग इस स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का भी प्रयास किया गया और उन्होंने इन लोगों को हरिजन कहा। फिर उसके बाद से संविधान के आर्टिकल 341 में राष्ट्रपति ने ये राज्यपाल को अधिकार दिया कि अपने प्रदेश में जो अछूत जातियां हैं उनके लिए एक सूची बनाई जाए और उनकी गणना की जाए। तो उस आधार पे, उस अनुसूची के आधार पे इनको फिर अनुसूचित जातियां कहा जाने लगा। तो ये इनका था कि किन लोगों ने किस आधार पर क्यों इनका नाम इस तरह से रखा हुआ है। और ये जैसे जैसे शिक्षा स्टार्ट हुई, लोगों को अपने अधिकारों, कर्तव्यों के बारे में मालूम चलने लगा या उसका वैज्ञानिक कारण कुछ नहीं रहा, तो धीरे धीरे ये समाज में बहुत कम या नहीं के ही बराबर है या जीरो पे आ चुका है। अब इनको देखा जाए कि इन जातियों के प्रति क्या परंपरागत, अगर इनकी समस्याएं देखा जाए कि अनुसूचित जातियों के इस समाज में क्या समस्याएं हैं, तो दो आधार पर हम देख सकते हैं कि अनुसूचित जातियों की समस्याएं जो परंपरागत समस्याएं और आधुनिक समस्याएं।
अगर हम परंपरागत समस्याओं को देखते हैं तो इसको मुख्यतः 3-4 भागों में बांट के देखा जा सकता है कि इनकी पहली सामाजिक समस्या है, जो परंपरागत में बीता हुआ या पहले ये दिखलाई दे रहा था, अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है। सामाजिक समस्याओं में देखा गया है कि इनको बहुत सारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता था। जैसे पहले हर जगह सबके घर पे नल नहीं होता था, गांव में एक कुआं होता था, चाहे तालाब होता था, तो वहीं से सभी लोग पानी भरते थे, अपना आजीविका वहां से चलाते थे। तो वहां से इनको पानी भरने के लिए रोका जाता था। फिर उसके बाद से इनकी अगली जो समस्या थी धार्मिक समस्या है। तो धार्मिक समस्याओं में देखने को आता था, पहले यह सुना गया है या बुकों में पढ़ने को मिलता है, अब तो बहुत हद तक नहीं है, बाकी बस पढ़ने को मिलता है या सुना गया है कि धार्मिक समस्याओं में इनको में मंदिर में जाने के लिए रोक था। ये मंदिर में लोग नहीं जा पा रहे थे। बाकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहुत सारे इन लोगों के प्रति भी चले हैं, जिसमें सारी छूटें प्राप्त हैं। अब कहीं किसी प्रकार का इस तरह का विभेद नहीं है। आर्थिक समस्याएं, तो पहले जैसे हम लोग देखते हैं कि जाति व्यवस्था थी, तो जाति व्यवस्था से पहले वर्ण व्यवस्था थी। तो वर्ण व्यवस्था में जो व्यक्ति जो कार्य करता था उसी के आधार पे उसके वर्ण की विवेचना होती थी। अगर वो पढ़ने पढ़ाने का कार्य कर रहा है व्यक्ति, तो फिर वो ब्राह्मण था। उससे जात से कर्म के आधार पर उस वर्ण में वो प्रवेश करता था। फिर अगर वो व्यक्ति सीमा से सुरक्षा या देश की रक्षा करता है, राजा कार्य करता है, तो क्षत्रिय वर्ण में प्रवेश करता था। और फिर अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय से या अर्थ से संबंधित कार्य कर रहा है तो वैश्य वर्ण में प्रवेश करता है। और फिर तीसरा था शूद्र। तो शूद्र अगर इन तीनों वर्णों की सेवा करता था। इसमें आप इंटरचेंज भी, अगर आप में आलस आ गया, आप पढ़ने, अगर ब्राह्मण वर्ण में है और पढ़ने पढ़ाने का कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आप चेंज भी हो सकता है। अगर अर्थ में आ गए तो वैश्य। तो यहाँ पे देखा गया कि आर्थिक समस्याएं भी थी। इन लोगों के वो कार्य करने को कहा जाता था जो कोई और नहीं करता था, कि चर्म से संबंधित कार्य को। तो आर्थिक नियोक्ताएं भी इनके साथ इंक्लूड थी, परंपरागत, आज के समय में नहीं है। फिर नागरिक विभेद, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं कि कुछ लोगों को प्राप्त होती थी और इन लोगों से उससे वंचित कर दिया गया है। बाकी इन सब आधार जो भी चीजें बतलाई गई हैं वो परंपरागत है। जो आज के समाज में देखने को मिल रहा है कि कैसे एक दलित वर्ग या अस्पृश्य वर्ग या अनुसूचित वर्ग क्यों अभी भी पीछे है संविधान में इतना कुछ करने के बाद। तो आप देखेंगे कि इसके प्रति पहला अगर देखा जाए अनुसूचित जातियों की वर्तमान समस्याएं, की वर्तमान समस्याएं, अनुसूचित जाति में वर्तमान समस्याएं देखने को जो अस्पृश्यता का है। तो अगर अन्य जातियों और बिरादरी में सभी लोग एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाना पीना कर रहे हैं, मानसिक लेवल पे कुछ होगा, बाकी व्यवहारिक लेवल पे एक खिलाफ नहीं दिखलाई देता है। फिर आगे देखा जाए तो धार्मिक हिंदुओं को मंदिरों में प्रवेश करने के लिए इन लोगों को छूट मिल चुकी है, कहीं भी रोक नहीं है। अगर आप देखेंगे कि अनुसूचित जनजातियों के लोग, अनुसूचित जनजाति जो है वो सभी लोग गांव में रहते हैं, अभी लोग शिक्षा से वंचित हैं।
तो महाजन या किसी बड़े लोगों के अगर चंगुल में है तो समस्या में अभी भी पड़े हुए हैं। अब बाकी अनुसूचित जनजाति अब बहुत ही कम हो गई है, या वो धीरे धीरे बाहरी लोगों के संपर्क में आ गए हैं। वो भी गांव से या जंगल से अपने आप को निकल के सभ्य जीवन में आ चुके हैं, तो उनकी भी स्थिति अब अच्छी हो गई है। दूसरा अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन ये देखने को मिल रहा है कि अनुसूचित जातियों के अंदर भी अनेक असमानताएं हैं। अनुसूचित जातियों को जो आरक्षण की व्यवस्था दी गई है, उस व्यवस्था में जो लोग अपने को किसी प्रशासनिक वर्ग में आ चुके हैं या राजनीति में आ चुके हैं या व्यावसायिक वर्ग में अपने को ऊपर स्थान में आ चुके हैं, वो लोग भी अपने जाति के लोगों को जितना लाभ उनको देना चाहिए उससे वंचित कर देते हैं। खुद सर्वा अधिक लाभ जो उसमें संपन्न वर्ग है, अनुसूचित जातियों में जो सबसे संपन्न वर्ग में आ चुका है या नौकरी में आ चुका है या व्यवसाय में बड़े लेवल पे आ रहा है, तो अपने लेवल के लोगों को रोकने का काम, जो भी आरक्षण मिल रहा है, तो ये लोग जो नौकरी पेशा के लोग हैं या आर्थिक रूप से संपन्न हो गए हैं, राजनीतिक रूप से संपन्न हो गए हैं, तो सबसे अधिक लाभ यही ले लेते हैं। और जो दबा हुआ वर्ग है उससे भी ये लोग खुद दूरी बनाने लगे हैं। आज के ये देखने को मिल रहा है कि ये वर्ग ही अपने वर्ग को पीछे छोड़ने का काम कर रहा है। आज जो भी अनुसूचित जाति में जो लोग संपन्न हो चुके हैं, जिसको नौकरी मिल चुकी है, जो राजनीति में आ चुके हैं, जो प्रशासनिक सेवा में आ चुके हैं, तो ये जब लोग ये ऊंची स्थिति पे आ गए हैं, तो ये अपने आप को उस वर्ग से अलग शो करते हैं कि हम आपसे अलग हैं। ये उनको यहाँ पे आने में रुकावट, क्या मतलब जो लाभ मिलता है खुद प्राप्त कर लेते हैं और ये इनसे वंचित रह जाते हैं। और देखेंगे जो अनुसूचित जातियों में संघर्ष है, तो ये भी ज्यादा अपने आप में ही अब दिखलाई देने लगा है। एक घटना है हरियाणा की गोहना कस्बे की कि ये वाल्मीकि कॉलोनी में कुछ जाट लोग गए थे और लड़ाई हुआ, तो उसमें एक जाट मारा गया। तो फिर जाट लोगों ने ही उस वाल्मीकि कॉलोनी में 54 घरों में आग लगा दी। तो अब कंट्राडिक्शन जो देखने को मिलता है कि ये वर्ग अपने में ही विभेद करने लगा है, क्योंकि आप देखेंगे कि समाज का जो बदला हुआ स्वरूप है वो जात से नहीं चल रहा है, अर्थ के आधार पे, राजनीति के आधार पे। अब वर्ग का जो हम लोग क्या, तो हर चीज जात से रिलेटेड होता है कि जातीय आधार पे भारत में स्तरीकरण पाया जाता है। मगर अब ये जातीय आधार पर स्तरीकरण को हटाकर आप देखेंगे कि हर जात में या लोगों में वर्ग व्यवस्था आ गई है, और जो भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति अलग है या ऊपर है, तो उसका एक अलग वर्ग बन चुका है। वहां जात का कोई माने नहीं है। तो अब यहाँ पे भी आपस में अंतरजातीय जो संघर्ष है, जात के अंदर ही संघर्ष देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कुछ असमानताएं दलित वर्गों में देखने को मिल रही है। आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।